नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है गुप्त वंश के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के क्लास में हम जानेंगे दोस्तों गुप्त वंश के बारे में जो है जानने वाले हैं। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे दोस्तों गुप्त वंश। गुप्त वंश के बारे में जो है दोस्तों आज की क्लास में हम जानने वाले हैं। गुप्त वंश की यदि बात की जाए तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त हैं। और श्रीगुप्त के बाद कौन आए थे? घटोत्कच आए थे। ये दोनों दोस्तों कमजोर शासक हुए। इनके बाद आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम, जो कि एक शक्तिशाली शासक थे और इन्होंने जो है गुप्त साम्राज्य को जो है शक्तिशाली जो है बनाया था। तो इनके बारे में आज की क्लास में अच्छे से जो है जानेंगे। चंद्रगुप्त प्रथम जो है 319 ईस्वी में गद्दी पर बैठते हैं और 334 ईस्वी तक जो है दोस्तों गद्दी पर रहेंगे। और साथ ही इनके टाइटल की यदि बात की जाए तो महाराजा धीराज की इनकी उपाधि है, जो कि कई बार एग्जाम में जो है पूछी गई है। तो दोस्तों अब इनको यहाँ पे हम एक एक करके सारे पॉइंटों को लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम की यदि बात की जाए तो ये जो है दोस्तों 319 एडी से लेकर 334 एडी यानी ईस्वी तक जो है गद्दी पर रहे थे। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं इनकी उपाधियों के बारे में। उपाधि मतलब इनका टाइटल क्या था? इनका टाइटल था महाराजा धीराज। महाराजा धीराज। तो महाराजा धीराज की जो उपाधि है किसने धारण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है धारण की थी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। याद रखें दोस्तों महाराजा धीराज, याद रखें दोस्तों महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। अब दोस्तों यदि बात करते हैं वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक यानी जो गुप्त वंश है इसके वास्तविक या रियल फाउंडर किसको माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। लेकिन वास्तविक संस्थापक ना पूछा जाए, सीधा पूछा जाता है गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? तो श्रीगुप्त हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम जिस दिन गद्दी पर बैठा, गद्दी पर बैठे, गद्दी पर बैठे कब दोस्तों? 319 ईस्वी में। 319 ईस्वी में। तो ये गुप्त संवत चलवाया था। गुप्त संवत चलाया था। तो ये आपको याद रखना है। यानी चंद्रगुप्त प्रथम जो है 319 ईस्वी में गद्दी पर बैठे थे और इसी दिन जो है इन्होंने गुप्त संवत जो है चलाया था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए गुप्त संवत किसने चलाया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। कब चलाया था ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे इनकी शादी हुई थी। तो इन्होंने जो है अपनी शादी कब की थी? याद रखेंगे। तो इनकी शादी जिस दिन हुई थी तो उसी दिन इन्होंने राजा रानी का सिक्का चलाया था। राजा रानी का सिक्का जो है चलाया था। राजा रानी का सिक्का चलाया था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों अभी पहले हम इनकी थ्योरी लिख लेते हैं। अभी एक एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे। और ये राजा रानी का सिक्का जो है सोने का सिक्का था। लिखेंगे सोने का सिक्का था। याद रखें दोस्तों सोने का सिक्का था। तो ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। और यहाँ पे हम बात करेंगे जारी कराने वाला पहला गुप्त शासक था। सोने का सिक्का जारी कराने वाला पहला गुप्त शासक था कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। कौन था दोस्तों? चंद्रगुप्त प्रथम था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे इनकी शादी जो है किसके साथ हुई थी? तो लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी कुमार देवी। तो इनके साथ जो है शादी हुई थी। लिखेंगे लिच्छवी
वंश की राजकुमारी, वंश की राजकुमारी, लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी, कुमार देवी के साथ जो है दोस्तों इनकी शादी हुई थी। जब कुमार देवी से इनकी शादी हुई थी तो यहाँ से जो है दोस्तों दहेज में क्या मिला था, दहेज में वैशाली मिला था। यहाँ से दहेज में वैशाली मिला था। क्या दोस्तों, वैशाली मिला था। क्या मिला था दोस्तों, वैशाली जो है मिला था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यदि इनकी राजधानी की बात की जाए, राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र थी। याद रखें दोस्तों, पाटलिपुत्र जो है इनकी राजधानी थी। किसकी दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम की। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो आप दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में समझ लेते हैं और इनके बाद जो है आएंगे समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त के बारे में अच्छे से लिखेंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करेंगे चंद्रगुप्त प्रथम जो है 319 एडी में गद्दी पर बैठते हैं। 334 ईस्वी तक जो है दोस्तों गद्दी पर जो है रहेंगे। साथ ही इनकी उपाधि यानी टाइटल है महाराजा धीराज की उपाधि इन्होंने धारण की थी। इनको वास्तविक संस्थापक जो है कहा जाता है क्योंकि इन्होंने जो है दोस्तों गुप्त साम्राज्य को जो है शक्तिशाली बनाया था। और साथ ही चंद्रगुप्त प्रथम जिस दिन गद्दी पर बैठे, कब बैठे थे, 319 ईस्वी में। और साथ ही दोस्तों इसी दिन इन्होंने गुप्त संवत जो है चलाया था। क्वेश्चन पूछा गया है गुप्त संवत किसने चलाया था, चंद्रगुप्त प्रथम ने। कब, 319 ईस्वी में। अब दोस्तों इनकी शादी यानी जिस दिन इनकी शादी हुई थी तो उसी दिन जो है इन्होंने राजा रानी का सिक्का जो है चलाया था। और ये राजा रानी का सिक्का जो है सोने का सिक्का था। सोने का सिक्का जारी कराने वाला पहला गुप्त शासक की बात की जाए तो पहला गुप्त शासक कौन था जिसने जो है सोने का सिक्का जारी कराया था, तो चंद्रगुप्त प्रथम था। कौन सा सिक्का जारी कराया था, राजा रानी का सिक्का जारी कराया था जब इनकी जो है शादी हुई थी यानी उसी दिन। तो इनकी शादी किसके साथ हुई थी, लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी के साथ इनकी शादी हुई थी। और जब इनकी शादी कुमार देवी से हुई थी तो यहाँ से इनको दहेज में क्या मिला था, वैशाली इनको जो है दहेज में मिला था। और इनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, यानी पाटलिपुत्र पर जो है इनका अधिकार था। और साथ ही इनको दहेज में वैशाली भी मिल गया था, यानी वैशाली पर भी जो है इनका कंट्रोल हो गया था। किसका, चंद्रगुप्त प्रथम का। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों ये थे चंद्रगुप्त प्रथम। अब आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गद्दी पर कौन आता है, तो आता है दोस्तों समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे, पहले इसकी थ्योरी लिखेंगे और अब बाद में जो है अच्छे से इसको समझेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त दोस्तों, समुद्रगुप्त की यदि बात की जाए तो ये 335 एडी में 335 एडी में गद्दी पर बैठते हैं और 380 एडी तक जो है गद्दी पर रहेंगे। कौन रहेंगे, समुद्रगुप्त जो है रहेंगे। कौन दोस्तों, समुद्रगुप्त रहेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं इनके पिता की। जो समुद्रगुप्त हैं इनके पिता कौन थे, चंद्रगुप्त प्रथम थे। चंद्रगुप्त प्रथम याद रखें दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम। माता की यदि बात की जाए तो इनकी माता कौन थी, कुमार देवी थी। कुमार देवी, यह भी मैंने आपको बताया। कुमार देवी कौन थी, लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी, याद रखेंगे। और साथ ही दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करेंगे समुद्रगुप्त, इनकी माता भी हो गई, इसीलिए इसे लिच्छवी दोहित्र जो है कहा जाता है, याद रखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी, लिच्छवी वंश की राजकुमारी, लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी कुमार देवी। और यदि बात करते हैं लिच्छवी दोहित्र जो है कहा गया है, लिच्छवी दोहित्र कहा गया। किसको कहा गया लिच्छवी दोहित्र, ये कहा गया समुद्रगुप्त को, क्योंकि इनकी माता कुमार देवी लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी, इसलिए इनको लिच्छवी दोहित्र जो है कहा गया है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन। तो दोस्तों हम इसकी पहले थ्योरी लिख लेते हैं, एक एक पॉइंट को अच्छे से हम समझेंगे। भारत का नेपोलियन किसने कहा था और क्यों कहा था। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे इसने 9+12
राजाओं को हराया था, राजाओं को हराया था, इसलिए इसको नेपोलियन कहा जाता है। अब नेपोलियन इसको किसने कहा था? विंसेंट स्मिथ ने, विंसेंट स्मिथ के द्वारा जो है इसको भारत का नेपोलियन जो है कहा गया था। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे यानी कविराज, इसको जो है दोस्तों कविराज, इसको कविराज भी जो है कहा गया है क्योंकि इसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। इसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, याद रखेंगे, दिखाया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे हम इसकी एक एक उपाधियों को सबको यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। तो कौन कौन सी जो है इसकी उपाधि है यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों। जैसे परम भागवत है, जैसे परम भागवत। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे परम क्रमांक, परम क्रमांक हो गई। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं लिच्छवी दोहित्र, लिच्छवी दोहित्र। कई बार एग्जाम में पूछा गया लिच्छवी दोहित्र किसकी उपाधि है, तो ये उपाधि है किसकी? समुद्रगुप्त की। अब यहाँ पे बात करेंगे व्याघ्र पराक्रम, व्याघ्र पराक्रम हो गई। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे समरसत के बारे में, समरसत के बारे में। अब साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे कांच, याद रखें दोस्तों कांच। तो ये सारी जो है किसकी उपाधि यानी टाइटल हैं, ये सभी जो है समुद्रगुप्त की उपाधि यानी टाइटल जो है हो जाती हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे इनके दरबार में हरिसेन थे जिसने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है लिखा था, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया था। अब इस प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो समुद्रगुप्त की विजय का वर्णन के बारे में इसमें बताया गया है। साथ ही इसके पास जो एक संगठित नौसेना थी। यहाँ से ऐरण अभिलेख जो है मिला है जो कि भानुगुप्त ने जारी कराया था। ये मध्य प्रदेश में बेतवा नदी के किनारे जो है मिला था और इसमें जो है सती प्रथा प्रचलित थी, इसके बारे में बताया गया है। साथ ही ये संस्कृत भाषा में था। तो इन सभी को यहाँ पर लिख लेते हैं, लिखेंगे दोस्तों किसके बारे में? इसके दरबार में हरिसेन रहते थे, लिखेंगे दोस्तों इसके दरबार में, इसके दरबार में, इसके दरबार में हरिसेन थे, याद रखें दोस्तों इसके दरबार में हरिसेन थे जिसने प्रयाग प्रशस्ति, याद रखें दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखा था, याद रखेंगे दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है लिखा था। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं भाषा के बारे में। भाषा की यदि बात की जाए तो संस्कृत भाषा में जो इसको जारी जो है कराया गया था। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे इसमें किसके बारे में जानकारी मिलती है। जानकारी की यदि बात की जाए तो समुद्रगुप्त की विजय का वर्णन, समुद्रगुप्त की विजय का वर्णन के बारे में जो है जानकारी यहाँ से मिलती है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे इसके पास एक संगठित नौसेना थी, इसके पास एक संगठित नौसेना थी, याद रखें दोस्तों इसके पास जो एक संगठित नौसेना थी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे यानी इसके समय जो है ऐरण अभिलेख जो है मिला था, लिखेंगे दोस्तों ऐरण अभिलेख, ऐरण अभिलेख मिला, ऐरण अभिलेख जो है मिला। और इसमें जो है सती प्रथा प्रचलित थी, याद रखें दोस्तों सती प्रथा जो है प्रचलित थी। तो ये आपको अच्छे से
याद रखना है। और ये ऐरण अभिलेख जो है कहाँ से मिला था? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश, बेतवा नदी के किनारे, बेतवा नदी के किनारे। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे इसको जारी किसने कराया था? भानु गुप्त ने जारी कराया था। याद रखें दोस्तों, भानुगुप्त ने जो है जारी कराया था। भाषा की यदि बात की जाए, भाषा क्या थी? संस्कृत भाषा थी। कैसी भाषा थी? संस्कृत भाषा थी। तो ये आपको अच्छे से जो है याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे किसके बारे में? आप समुद्रगुप्त के 2 पुत्र थे, तो इनके 2 पुत्रों के बारे में और लिख लेते हैं और इसके बाद जो है इसको अच्छे से जो है समझेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त की यदि बात की जाए तो इसके जो है दोस्तों 2 पुत्र थे। तो कौन कौन से 2 पुत्र थे? तो यहाँ पे हम बात करते हैं चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड और रामगुप्त, रामगुप्त। चंद्रगुप्त सेकंड और रामगुप्त की यदि बात की जाए, कौन सा था दोस्तों? रामगुप्त, रामगुप्त। ये जो है बड़ा बेटा था रामगुप्त। याद रखें दोस्तों। अब क्या होता है, इस रामगुप्त की एक पत्नी थी। तो दोस्तों हम पहले थ्योरी लिख लेते हैं, अभी मैं आपको कहानी अच्छे से जो है बताऊंगा। इसकी पत्नी थी ध्रुव देवी। याद रखेंगे दोस्तों, ध्रुव देवी। ये पत्नी थी, किसकी पत्नी थी? तो ये पत्नी थी किसकी? रामगुप्त की पत्नी थी। कौन थी दोस्तों? रामगुप्त की जो है पत्नी थी। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं इसकी पत्नी कौन थी? इसकी पत्नी कौन थी? राजकुमारी कुबेर नागा, राजकुमारी कुबेर नागा, राजकुमारी कुबेर नागा। अब दोस्तों इनकी एक बेटी थी। याद रखें दोस्तों, इनकी जो है एक बेटी थी जिसका नाम है प्रभावती गुप्त, प्रभावती गुप्त। याद रखें दोस्तों, प्रभावती गुप्त जो है इसकी एक बेटी थी। अब इस प्रभावती गुप्त की शादी, इसकी शादी की यदि बात की जाए तो इसकी शादी जो है किसके द्वारा? वाकटक, वाकटक नरेश, वाकटक नरेश रुद्र सेन सेकंड से शादी हुई थी। याद रखें दोस्तों, रुद्रसेन, रुद्रसेन सेकंड से जो है इसकी शादी हुई थी। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो है एक शकों का राजा था। लिखेंगे दोस्तों शक, शकों का राजा था। याद रखें दोस्तों, शकों का एक राजा था। अब दोस्तों शकों के राजा की यदि बात की जाए तो शकों के राजा कौन थे? रुद्र तृतीय, रुद्र तृतीय कौन था दोस्तों? रुद्र तृतीय, जो कि अंतिम शासक था, अंतिम शासक था। तो दोस्तों ये हो गया हमारा समुद्रगुप्त कंप्लीट। अब इसको अच्छे से हम पहले समझते हुए आते हैं और इसके बाद जो है इस कहानी को जो है अच्छे से यहाँ पे समझेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट और रह गया, यहाँ पे लिख लेते हैं एक नाटक के बारे में। नाटक, नाटक की यदि बात की जाए तो नाटक है देवी देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम की यदि बात की जाए तो इसके लेखक कौन हैं? विशाख दत्त, विशाख दत्त ने जो है इसको दोस्तों लिखा है। तो ये आपको अच्छे से जो है इसको आपको याद रखना है। तो दोस्तों अब इसका हम रिवीजन करते हुए आते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे अब समुद्रगुप्त के बारे में। दोस्तों समुद्रगुप्त की यदि बात की जाए तो ये जो है 335 ईस्वी में गद्दी पर बैठते हैं और 380 ईस्वी तक जो है दोस्तों गद्दी पर रहते हैं। इनके पिता की यदि बात की जाए तो चंद्रगुप्त प्रथम इनके पिता थे। माता की बात की जाए तो कुमार देवी इनकी माता थी, जो कि लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी। ये लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी, इसीलिए इनको लिच्छवी दोहित्र जो है कहा गया है। तो किसको लिच्छवी दोहित्र कहा गया है? समुद्रगुप्त को। इनको भारत का नेपोलियन कहा गया है। अब भारत का नेपोलियन किसने कहा था? विंसेंट स्मिथ के द्वारा जो है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया था। जिस प्रकार दोस्तों नेपोलियन ने कोई भी युद्ध नहीं हारा था, उसी प्रकार जो है समुद्रगुप्त ने कोई भी युद्ध नहीं हारा था, इसलिए विंसेंट स्मिथ ने इसको भारत का नेपोलियन कहा था। साथ ही
इसने जो है दोस्तों 9+12 राजाओं को हराया था, यानी 9 उत्तर के राजाओं को और 12 जो है दक्षिण के राजाओं को जो है किसने हराया था? ये हराया था समुद्रगुप्त ने। इसीलिए इसको विंसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा था, क्योंकि इसने एक भी युद्ध नहीं हारा था। साथ ही कविराज, ये कविराज किसकी उपाधि है? ये समुद्रगुप्त की उपाधि है और इसके सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखाया गया। कविराज मतलब संगीत प्रेमी था। अब ये कैसे पता लगता है? इसके जो है कुछ सिक्के मिले हैं जिन पर इसको बीना बजाते हुए जो है दिखाया गया था। अब इसके और टाइटल जैसे परम भागवत पूछा गया, ये भी परम क्रमांक है। लिच्छवी दोहित्र जो है कई बार पूछा गया है। व्याघ्र पराक्रम, समरसत और कांची, ये सभी जो है दोस्तों किसके टाइटल हैं? ये सभी जो है दोस्तों समुद्रगुप्त के टाइटल हैं। ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, इसके दरबार में हरिसेन रहते थे। क्वेश्चन पूछा गया हरिसेन किसके दरबारी थे? समुद्रगुप्त के। और जिसने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है लिखा था, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख इन्हीं हरिसेन का, जिन्होंने लिखा था संस्कृत भाषा में। किसमें? संस्कृत भाषा में। और इससे जानकारी मिलती है समुद्रगुप्त की विजय वर्णन के बारे में जो है जानकारी मिलती है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से। प्रयाग प्रशस्ति, प्रशस्ति से मतलब होता है जिसमें जो है राजाओं की किसके बारे में? प्रशंसा के बारे में जो है लिखा जाता है। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब आते हैं, इसके पास जो एक संगठित नौसेना थी। संगठित नौसेना किसके पास थी? समुद्रगुप्त के पास। साथ ही ऐरण अभिलेख मिला था। साथ ही दोस्तों यहाँ से ऐरण अभिलेख मिला था, जो कि मध्य प्रदेश में बेतवा नदी के किनारे पर था। इसको भानुगुप्त ने जारी कराया था संस्कृत भाषा में। किसमें दोस्तों? संस्कृत भाषा में। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, जो ऐरण अभिलेख है इसमें जो है सती प्रथा प्रचलित थी। सती प्रथा के बारे में अच्छे से अभी जानेंगे। यानी सती प्रथा जो है गुप्त काल के समय जो है प्रचलित थी। सती प्रथा होता क्या है? तो पहले क्या होता था, जब सती प्रथा चलती थी तो जब किसी स्त्री के हस्बैंड ख़त्म हो जाते, यानी उनकी मृत्यु हो जाती थी, तो उस स्त्री को जो है उसके पति के साथ जो है चिता पर जिंदा जलाया जाता था। क्या? जिंदा जो है जलाया जाता था, और उसी को जो है सती प्रथा जो है कहा जाता था। यानी इस समय ऐसा होता था कि पिता यानी पति की मृत्यु के बाद जो है स्त्री का कोई अस्तित्व भी नहीं रहता था, इसलिए स्त्री को भी उसके पति के साथ जिंदा जला दिया जाता था। तो दोस्तों ये होती थी सती प्रथा। और सती प्रथा के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो ये गुप्त काल से मिलते हैं। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त के 2 पुत्र थे, चंद्रगुप्त सेकंड और रामगुप्त। रामगुप्त जो है दोस्तों बड़ा बेटा था। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है, जो चंद्रगुप्त सेकंड है ये जो है ध्रुव देवी से प्यार करता था। किससे दोस्तों? ध्रुव देवी से प्यार करता था। अब जैसे ही ध्रुव देवी के पिता को ये बात पता लगी कि चंद्रगुप्त सेकंड जो है ध्रुव देवी से शादी करना चाहता है, तो ध्रुव देवी का पिता जो है किसके पास जाता है? समुद्रगुप्त के पास जाता है। कि समुद्रगुप्त के किसके? समुद्रगुप्त के पास जो है जाता है। जब समुद्रगुप्त के पास जाता है तो ये देखता है ध्रुव देवी का पिता कि समुद्रगुप्त के बाद जो है राजा कौन बनेगा? रामगुप्त बनेगा, क्योंकि राजा का बड़ा बेटा ही जो है राजा बनता था। ये होता था इस समय। तो अब जब इसने देखा रामगुप्त, ध्रुव देवी के पिता ने, कि रामगुप्त जो है राजा बनने वाला है, तो इसने जो है ध्रुव देवी की शादी किससे करा दी? रामगुप्त से जो है करा दी। किससे दोस्तों? रामगुप्त से करा दी। जब रामगुप्त, अब ध्रुव देवी जो है चंद्रगुप्त सेकंड की जो है क्या बन गई? भाभी बन गई। अब इसने जो है ध्रुव देवी की तरफ से अपना ध्यान हटा लिया और इसकी भी जो है शादी हो गई। इसकी पत्नी कौन थी? राजकुमारी कुबेर नागा थी, जिनकी एक बेटी हुई थी प्रभावती गुप्त। और इस प्रभावती गुप्त की शादी होती है बाकटक नरेश रुद्रसेन सेकंड से। किससे दोस्तों? रुद्रसेन सेकंड से जो है होती है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं गुप्तों से पहले हमने पढ़ा था शकों के बारे में। शकों का एक शासक है जिसका नाम है रुद्रसेन तृतीय। याद रखें दोस्तों, रुद्र तृतीय। अब ये रुद्र तृतीय क्या कहता है इससे? रामगुप्त से, क्योंकि रामगुप्त एक कमज़ोर शासक था कि तुमको जो है अपनी पत्नी मुझको देना होगा, नहीं तो मैं तुम्हारे साम्राज्य को ख़त्म कर दूंगा। तो अब क्या होता है, ये रामगुप्त जो है मान जाता है कि भैया तुम जो है मेरे साम्राज्य को नष्ट मत करना, मैं तुमको अपनी पत्नी देने के लिए तैयार हूँ। अब जैसे ही ये पता लगता है ध्रुव देवी को, तो ध्रुव देवी सीधी कहाँ जाती है? चंद्रगुप्त सेकंड के पास, कि रामगुप्त जो है ऐसे ऐसे कर रहा है। तो चंद्रगुप्त सेकंड क्या करता है? सबसे पहले रामगुप्त को जो है गद्दी पर से हटाता है और इसकी हत्या करने के बाद स्वयं गद्दी पर बैठता है। और इसके बाद जो है बाकटक नरेश
जो था रुद्रसेन सेकंड, इसकी सहायता लेकर इस रुद्र तृतीय की जो है हत्या कर देता है। किसकी? रुद्र तृतीय की हत्या कर देता है और बाद में ध्रुव देवी से भी जो है शादी कर लेता है। अब दोस्तों इन सभी की जो जानकारी है ये रामगुप्त की और चंद्रगुप्त सेकंड की ये जानकारी मिलती है देवी चंद्रगुप्तम से, जिसको विशाख दत्त के द्वारा जो है लिखा गया है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों ये पूरी कहानी जो है आपको अच्छे से समझ आई होगी। अब आते हैं दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। तो इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं और इसके बाद आगे की हम चर्चा करेंगे। तो आप दोस्तों राजा कौन बन जाता है? चंद्रगुप्त सेकंड राजा बन जाता है। चंद्रगुप्त सेकंड राजा बन जाता है। ये जो है कब से कब तक गद्दी पर रहता है? 380 AD से लेकर 414 AD तक जो है गद्दी पर रहता है। 414 AD तक जो है गद्दी पर जो है रहता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों इसकी उपाधि की यदि बात करते हैं, इसकी उपाधि यानी टाइटल सकारी। सकारी दोस्तों इसकी सकारी उपाधि क्यों है? क्योंकि इसने शकों के अंतिम शासक रुद्र तृतीय को जो है मार दिया था, इसीलिए जो है इसने ये उपाधि जो है धारण की थी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और कौन कौन सी इसकी उपाधियाँ हैं तो इनको भी यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो लिखेंगे दोस्तों विक्रमांक, याद रखेंगे विक्रमांक, विक्रमांक होगी। और साथ ही दोस्तों परम भागवत, परम भागवत। और साथ ही परम भागवत जो है किसकी उपाधि और रही है? समुद्रगुप्त की उपाधि भी रही थी। अब आते हैं दोस्तों विक्रमादित्य, विक्रमादित्य याद रखें दोस्तों विक्रमादित्य यानी 14 विक्रमादित्यों में से एक था। 14 विक्रमादित्य में से एक था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों अभी इसको अच्छे से समझेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं इसके जो है 9 दरबार, इसके दरबार में जो है 9 रतन जो है रहते थे। तो इसके दरबार में 9 रतन कौन कौन से थे? तो पहले हम कालिदास की बात करेंगे, फिर वराहमिहिर के बारे में जो है बात करेंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पे बात करते हैं चंद्रगुप्त सेकंड की। चंद्रगुप्त सेकंड की यदि बात करते हैं तो ये 380 AD में गद्दी पर बैठते हैं और 414 AD तक गद्दी पर रहेंगे। इनकी उपाधि है सकारी। सकारी उपाधि शकों के अंतिम शासक रुद्र तृतीय को इन्होंने हरा दिया था, तो इसके बाद ये उपाधि धारण की थी। साथ ही विक्रमांक, परम भागवत और विक्रमादित्य, ये सभी इनकी उपाधियाँ रही हैं। विक्रमादित्य की यदि बात की जाए तो 14 विक्रमादित्यों में से एक थे, यानी अब तक जो है 14 लोगों ने विक्रमादित्य की उपाधि जो है धारण की थी। और इन 14 व्यक्तियों में से एक कौन थे? चंद्रगुप्त सेकंड थे। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों इससे आगे का जो बचा है, यानी को क्या बचा है दोस्तों? चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में 9 रतन रहते थे। कौन कौन ये 9 रतन हैं, इन सभी के बारे में हम कल की क्लास में अच्छे से जो है जानेंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक से और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।